नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल कारों या 40 सीएनजी वाहनों जितना प्रदूषित करता है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के प्रदूषण के स्तर के बीच यही अंतर है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों में पर्याप्त प्रगति करी जा रही है और 2015 के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 10 साल पुराने डीजल वाहनों को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि दे दी है। इस आदेश का अब पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। 2015 के इस आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये विषय कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है, जैसे कि पुराने लोगों के वाहन जो अब आर्थिक रूप से नए वाहन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, और डीजल एम्बुलेंस का विषय। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे इस प्रतिबंध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट धनंजय जैन जी। धनंजय जैन जी, इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, एनसीआर में रहने वाले लोगों के मन में आज भी ये उलझन है कि जो 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं उनका आखिर होगा क्या? ये प्रतिबंध के बाद में उन वाहनों का क्या किया जाएगा, और जो ये वाहनों के मालिक हैं इनके लिए क्या विकल्प रह जाएंगे? देखिए निशा जी, ये एक बहुत ही समय से एक पेंडिंग इशू था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने दखल करके इन चीज़ों के लिए एक फाइनल ऑर्डर पास किया है, जो अब सरकार, जो दिल्ली सरकार है उसको पारित करने की वो कर रही है। ये एक बात आपकी सही है कि अब 10 साल से जो पुराने व्हीकल हैं, जो डीजल के व्हीकल हैं, उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा। उसके आगे से दिल्ली में मान्यता नहीं रहेगी जी। जो डीजल व्हीकल है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो जजमेंट है, जो कि 2016 के और 15 के जजमेंट के ऊपर है एनजीटी के जी, वो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि दिल्ली में 10 साल से पुराना डीजल व्हीकल नहीं चल सकता। और अब 2021 में दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस भी निकाला है सब लोगों को, ये एक तरीके से सबको मालूम कराते हुए कि आपको अपने जो भी व्हीकल हैं जो 10 साल पुराने हैं उनको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा खुद से, या फिर उनको इंपाउंड करके सरकार उनको स्क्रैप करेगी। जी धनंजय जी, वाहनों के मालिकों के पास में विकल्प क्या हैं? देखिए, आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो ऑर्डर कहता है और जो दिल्ली सरकार के जो नोटिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से दो ही विकल्प हैं। जो डीजल व्हीकल हैं जिनकी 10 साल की मान्यता थी और जो ख़त्म होने वाली है, उनको यहाँ से दिल्ली से वो एनओसी लेके बाहर की स्टेट्स में, किसी और स्टेट में जहाँ पे 10 साल की अभी तक मान्यता लागू नहीं हुई है, उससे ज़्यादा पेंडिंग है, वहाँ वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और वो व्हीकल्स वहाँ पे चला सकते हैं, या फिर यहाँ से दिल्ली से उनको बेच के बाहर उनको ख़रीदा जा सकता है। और दूसरा एक विकल्प ये है कि जितना जो अभी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की एक बहुत आप देखेंगे बहुत आजकल प्रचलित हो गया है, तो उसका जो उनका इंजन है उसको वो अपना रेट्रोफिटमेंट, एक उसकी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं, उसके बेसिस पे वो इलेक्ट्रिकल इंजन करा के उसको यूज़ कर सकते हैं जी। यही दो विकल्प हैं जो आज दिखते हैं जी। धनंजय जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक स्टेट से निकालकर, एनसीआर से बाहर उन्हें निकालकर किसी और स्टेट में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उन्हें वहां ले जाकर बेचा जा सकता है? फिलहाल जो स्थिति बनती है वो यही है कि दिल्ली से वाहनों को निकाला जाए। जो वाहन 10 साल पुराने हैं या फिर जो पेट्रोल के जो वाहन हैं जो 15 साल पुराने हैं, उनको दिल्ली से निकाला जाए जी। एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो कोर्ट्स के या फिर एनजीटी हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, जो उनके माइंड में हो सकता है कि दिल्ली में एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हीकल्स और पॉपुलेशन है जी। तो इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने के लिए, डीकंजेस्ट करने के लिए बाहर की तरफ एक वो ऑर्डर किया गया है कि ये इस तरीके से बाहर थोड़ा दिल्ली में क्लस्टर कम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। दिल्ली को प्रदूषित जो जितना प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है उससे रिलीफ दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर हम ऐसा करते हुए क्या हम ये कदम दूसरी स्टेट्स की तरफ वहाँ प्रदूषण बढ़ाने में आगे इसका योगदान नहीं रहेगा? हम एक स्टेट से निकाल के अगर हम ऐसे वाहनों को दूसरे स्टेट में डाल देंगे तो एनसीआर का प्रदूषण का स्तर तो शायद नीचे आ जाएगा, पर क्या ऐसा करने में दूसरी स्टेट्स के प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा नहीं? देखिए, इसको दो
भागों में इसका उत्तर दूंगा। जी पहला मेरा ये है कि ये एक तरीके से ऐसा एनओसी नहीं है जो दिल्ली सरकार या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं, वो देंगी तो बिना किसी टेस्टिंग के देंगी। जी उसमें उसमें ऑब्वियसली एक जो पोल्यूशन एमिशन का जो मापदंड है उसके बेसिस पे ही वो टेस्टिंग होगी। और अगर वो जो व्हीकल्स हैं वो ये देखे जाएंगे कि ये एक उस मापदंड की सीमित दायरे में है तो ही उनको आगे बेचने की परमिशन, अनुमति मिलेगी। जी दूसरी बात यह है कि अगर ये जो व्हीकल्स बाहर जा रहे हैं वहाँ पे आज कंसंट्रेशन इतना नहीं है पॉपुलेशन का, व्हीकल्स का, तो शायद जो दिल्ली के स्तर देखे जाएं उनके हिसाब से बाहर के स्टेट्स में एक स्तर थोड़ा कम है पॉल्यूशन का, इसलिए जी। दिल्ली को थोड़ा सा वो किया जा रहा है कि डिकंजेस्ट किया जाए और थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल कम लेके आया जाए। जी, एक रिलीफ जो है वो जो एक फौरी तौर पे में- एक थोड़ा सा रिलीफ मिले दिल्ली को। जी। तो पर हम एनसीआर का ध्यान रखते हुए हम क्या ऐसा करते हुए हम दूसरी स्टेट्स को इग्नोर करेंगे और फिर हम जब कल को भविष्य में वहाँ ऐसी सी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी जहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा तो फिर हम वहाँ स्टेट से निकाल के फिर कहीं और स्टेट्स में डालने की बात करेंगे। देखिए निशा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम शायद इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायद हम एक परेशानी को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह जी भेज रहे बिल्कुल। हैं और उस परेशानी में जिससे आज हम दिल्ली में जूझ रहे हैं उससे पता लगे कि हम कल शायद पंजाब किसी में और स्टेट्स में स्तर जूझ रहे हो, बहुत बढ़ गया क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पॉपुलेशन ब्लास्ट हो चुका है इस जी। कंट्री में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से एक प्राइवेट व्हीकल की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का। जी। तो ये एक सिचुएशन तो है जो आप कहते हैं, पर जी, एक बच्चों का जैसे एक खेल होता था जैसे पास द बॉल, तो क्या हम एक तरह से ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट? ये कहना पूरा सही नहीं होगा। थोड़ा सा एक ये लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है वो जी। इतनी ज़्यादा गंभीर है कि जिसको रोकने के लिए ये एक एफर्ट किया जा रहा है कि जो व्हीकल मालिक हैं उनको पूरी तरह से नुकसान भी ना हो, जी। उनके व्हीकल जो कबाड़ में या फिर स्क्रैप में बिकते उनको थोड़ी सी एक ये मिल जाएगा कि उनकी व्हीकल्स बाहर के स्टेट्स में जाके बेचे जा सकते हैं और जी। उनको एक शायद एक रीजनेबल अमाउंट मिल जाए अपने व्हीकल्स का। जी। धनंजय जी, ये प्रतिबंध को लागू करने से जुड़ी समस्याओं के बारे में अलग अलग क्वार्टर से वैध आधार उठाए गए थे, जैसे कि जो एनसीआर में ट्रैक्टर्स हैं वो हज़ारों की मात्रा में एनसीआर में ट्रैक्टर्स हैं, तो ये वो ट्रैक्टर्स हैं जिनके मालिक उन्हें अपनी आजीविका के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग अपनी आजीविका के लिए किया जाता है। तो अगर हम ऐसी विषयों के बारे में नहीं सोचेंगे और अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि जो वाहनों के मालिक हैं उनके पास में पर्याप्त पैसे नहीं हैं एक नया वाहन खरीदने के लिए, तो ऐसे अगर हम विषयों को इन चीज़ों से दूर रखेंगे और प्रतिबंध को एब्सोल्यूट बना देंगे, तो क्या आपकी राय है इस बारे में कि क्या हम ऐसे माहौल में ये प्रतिबंध को एब्सोल्यूट बना सकते हैं जहां हम इन चिंताओं को दूर कर रहे हैं, इन्हें एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए निशा जी, मैं इसको इस तरह से जवाब देना चाहूँगा कि एक वैक्यूम है जी। जो एक हमारे एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी सरकारें जी। हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जिनको इन चीज़ों पे डिसीजन लेना चाहिए टाइमली, जी। कि वो डिसाइड करें कि हमारा एक रोड मैप क्या होगा। हर चीज़ को देखते हुए, हर स्टेक होल्डर को, हर इंसान को मद्देनजर रखते हुए एक डिसीजन लें। जी। जब ये चीज़ें नहीं हो पा रही, आज आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं, एनजीटी ने ऑर्डर पास किए हैं, ये आज बिल्कुल हाल फिलहाल में किए गए ऑर्डर्स नहीं है। जी, ये 2015 और ये 2018 के ऑर्डर्स उससे भी पहले के हैं। जी। ये 2018 में तो एक फाइनल ऑर्डर आया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पुष्टि जी करी थी। जी। ये जो प्रकरण शुरू हुआ है, ये हुआ है 2001 से शुरू, जी। क्योंकि पोल्यूशन का स्तर तब से एक दिल्ली में एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ता जा रहा था और एक स्टेज पे पहुंच चुका था। उसको देखते हुए कोर्ट्स ने खुद इंटरवीन किया, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं अपनी जी बिल्कुल। कानूनी भाषा में। कोर्ट्स का इंटरफेरेंस हुआ क्योंकि एक वैक्यूम था एग्जीक्यूटिव के लेवल पे। अब आपका जो सवाल है कि एक जो ट्रैक्टर मालिक हैं या फिर मान लीजिए जो व्हीकल्स के मालिक हैं, जिनकी जी। दलील ये हो सकती है कि हमारा व्हीकल ठीक है, हम उसको चला सकते हैं कुछ और समय, कुछ और वक्त, उन चीज़ों में दिक्कत ये आएगी ही कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास हो गया है जिसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन करनी सरकारों का जी। जिम्मा है। पर शायद अगर आज भी सरकारें, राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन लें, एक रिपोर्ट के तहत या फिर एक पूरी एक डिटेल्ड सर्वे करें या फिर रिसर्च करें और इस इशू के साथ आएँ कि हम इन चीज़ों में भी क्या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं
और उनको किस तरीके से जो एंड यूजर है उसको किस तरीके से हम एक बेनिफिट दे सकते हैं इस ऑर्डर होने के बावजूद जी। तो उसमें शायद संशोधन की कुछ गुंजाइश हो, शायद कोर्ट दोबारा जाया जा सके जी। पर एक प्लान के साथ। बिना प्लान के अगर जाएं और ये कहें कि नहीं एक एंड यूजर को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्तर पोल्यूशन का है, जो प्रदूषण का स्तर है वो इस अलार्मिंग रेट पे है कि शायद दिल्ली वासी कुछ टाइम में सब मास्क लगा के घूमे या फिर सबको एक ऑक्सीजन जनरेट करने के अपने वो अपने घरों में रखने पड़े। बिल्कुल, और वो होना शुरू भी हो चुका है, काफी हद तक हो चुका है। वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे, पर एक ये चीज अब ये एक प्रचलन में है। जी बिल्कुल, एक प्रदूषण के स्तर को नीचे लाना ये आज की समय की मांग तो जरूर बन चुकी है, पर क्या आपको लगता है कि जो आपने वैक्यूम की भी बात करी, क्या ये प्रदूषण के स्तर को नीचे लाते हुए, ये नए नियम बनाते हुए हम एक कठिनाई को दूर करते हुए दूसरी कठिनाई का सामना कहीं आम आदमी को करना पड़ जाएगा? देखिए निशा जी, दो चीजें तो, एक ये इस चीज का एक फॉल आउट जिसे कहेंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो है कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर है, क्योंकि जहां एक कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि आप बिल्कुल 10 साल से पुराना डीजल व्हीकल आप दिल्ली की सड़कों पे नहीं चला सकते और अगर चलाएंगे तो इम्पाउंड हो जाएगा, तो इसमें मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है जी। क्योंकि कोई किसी तरह का कोई रूम फॉर एक्सेप्शन नहीं रखा गया है। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्डर, एक अम्ब्रेला ऑर्डर है जिसकी फाइन ट्यूनिंग सरकारों को अपने ऊपर जिम्मा लेके एक बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत समय से ये ऑर्डर पेंडिंग है, अब कोर्ट्स की भी एक वो है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एनफोर्स हो, तो सरकारों को बहुत जल्दी इस पे एक्ट करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी कि एंड यूजर के साथ उसका संतुलन कैसे बनाते हैं। जी दिनेश जी, आप एक वैक्यूम की बात कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा ये नियमों से, ये नीति से, तो इस वैक्यूम को हम कैसे भर सकेंगे? एक आम आदमी की सहूलियत के लिए हम ये प्रदूषण को नीचे जरूर लाएंगे क्योंकि ये एक समय की मांग है, इसे करना बहुत ही जरूरी है, पर एक आम आदमी को हम कैसे कठिनाइयों से बचा सकते हैं? जो वाहन उनके पास में पर्याप्त पैसे नहीं है एक नया वाहन खरीदने के लिए, जैसे कि पेंशनर्स हैं और बहुत ही ओल्ड कपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके वाहन अच्छी स्थिति में हैं, तो वो कैसे इस सिचुएशन के साथ में डील करेंगे? देखिए उस एक विकल्प जो दिखता है वो ये हो सकता है कि सरकारें या फिर एक राज्य सरकारें कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी लेके आए, कोई सब्सिडी ऑफर करें, कोई एक्सचेंज बोनस दें, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा ये होगा कि पोल्यूशन के लेवल्स कम हो। उस पोल्यूशन को लेवल करने के लिए उनको सबका साथ लेना पड़ेगा, उस साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि उनको सब्सिडीज दी जाए, एक ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव दिया जाए कि आप अपने अगर व्हीकल को, पुराने व्हीकल को स्क्रैप करवाते हैं सरकारी माध्यम से, आपको जो नया व्हीकल देंगे उस पर एक काफ़ी अच्छी छूट मिले, सब्सिडी मिले, जिससे उनके ऊपर जो एक बर्डन है, जो एक भार पड़ेगा इस पॉलिसी का या फिर इस ऑर्डर का, वो बहुत ज़्यादा वो एक स्प्रेड हो जाए और सरकार उसमें एक उसको कंधा करे। जी, जहाँ हम इंट्रोड्यूस करने की बात करें, नए इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसकी प्राइस पॉलिसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि जो एक आम आदमी के लिए उसे खरीद पाना एक अच्छे प्राइस में, वो एक तरह की पॉसिबिलिटी एक रखनी चाहिए सरकार को? देखिए सरकार को इसमें एक बहुत एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक फ्री मार्केट और एक फ्री मार्केट ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकते कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे छोड़े। जी बिल्कुल। इसमें सरकारों को एक, जो भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी इसमें रूल्स फ्रेम करती हैं, स्टेट स्पेसिफिक, सेंट्रल स्पेसिफिक, बहुत ज़रूरी होगा कि सरकार इसमें एक एक्टिव रोल ले और इस चेन और डिमांड और सप्लाई की चेन में एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करे, जिससे जो सब्सिडीज़ हैं, जो एक्सचेंज बोनस हैं, जो प्राइसिंग है, उनको मॉनिटर करे कि ऐसा ना हो कि एक तरफ एक जो वाहन मालिक है वो अपना इस पॉलिसी के चलते या फिर इस कोर्ट ऑर्डर के चलते अपना वाहन स्क्रैप कर रहा है और दूसरी तरफ उसको इमीडिएटली एक बहुत बड़े कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे, बहुत धनराशि उसको उस पर खर्चनी पड़ेगी, तो उसके लिए कोई रिलीफ लेके आए सरकार, किसी तरह का कोई रिलीफ लेके आए कि उनको ये भार ना सहना पड़े एकदम से। ये रिलीफ की जो हम बात कर रहे हैं धनंजय जी, ये रिलीफ हमें कब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत होनी चाहिए? जब हम ये नियम बना रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर नीचे किया जाएगा और दूसरी स्टेट्स में जाके हम यहाँ से एनओसी लेकर, जैसे कि आपने पहले भी बोला कि हम बाहर स्टेट में ये वाहन बेच सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये नीतियों का जो जिन नीतियों के बारे में आप बात करें, वो नीतियों बनाने का सही समय क्या होना चाहिए सरकार के लिए? क्या ये नीतियाँ आम आदमी की कठिनाइयों के बाद सामने आनी चाहिए या ये पहले बैठकर ही एक समझौता होना चाहिए कि आम आदमी ये कठिनाई भविष्य में देख सकता है?
और देखिए ऐसी कुछ नीति लाई जाए जिससे कठिनाइयां कम से कम हो सके आम आदमी के लिए। देखिए निशा जी, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी एक जो प्रॉब्लम है, जो एक पर्सनल तौर पे देखता हूँ और फील करता हूँ, कि यहाँ पे डिमांड पहले क्रिएट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है। जी और डिमांड पहले क्रिएट होने के बाद जब वो डिमांड के बेसिस पे सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और एक बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, उसके बाद एक पॉलिसी आती है। ये अभी फिलहाल जो हो रहा है वही है। जी अब इसके चलते पॉलिसी पहले आए और डिमांड और सप्लाई बाद में हो तो वो बेटर है। सरकार अपनी पॉलिसी आज बनाए, जी, पॉलिसी मेकर्स को इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और एक एक्टिव रोल लेना चाहिए कि आज पॉलिसी आप बनाएं और पॉलिसी के साथ साथ आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कि ग्राउंड लेवल पे उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, जी बिल्कुल। वो उसको बहुत ध्यान से और इंप्लीमेंट कराने के लिए अपने जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो इंश्योर कराएं। जो ग्राउंड वर्क है, जो आप जी। कहना चाहते हैं कि वो पहले से ही एक लेड डाउन ग्राउंड वर्क बिल्कुल पहले से कर लेना चाहिए ताकि आम आदमियों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। धनंजय जी, केंद्र सरकार की जो वाहन कबाड़ नीति है, जिसे व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी कहते हैं, वो एनसीआर के नियमों से भिन्न है। जो केंद्र सरकार बात करती है कि वाहनों को उनकी जो सीमा है प्राइवेट व्हीकल्स की जो है वो 20 साल है और जो कमर्शियल की है वो 15 साल उन्होंने रखी गई है। पर जहाँ तक बात आती है दिल्ली सरकार की, उनकी अधिसूचनाओं के अनुसार जो 10 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये केंद्र सरकार की नियमों का उल्लंघन है? देखिए, ये केंद्र सरकार के नियम का उल्लंघन नहीं है। मैं ये एक जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसका एक सेक्शन है, उसका प्रावधान है सेक्शन 59, जिसमें आप व्हीकल्स की एज के लिए एक रूल्स बना सकते हैं, नोटिफिकेशन लेके आ सकते हैं। उसमें एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें एम्पावर्ड हैं एक रूल्स बनाने के लिए। दिल्ली का एक केस स्पेसिफिक बन जाता है क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं वो डायरेक्टली दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए करे हैं जी। तो उस सूरत पे दिल्ली के लिए जो उनको कहा गया है कि अगर किसी की एक रजिस्ट्रेशन अदरवाइज वैलिड है पर दिल्ली में उसकी मान्यता सिर्फ 10 साल डीजल व्हीकल्स के लिए और 15 साल पेट्रोल व्हीकल्स के लिए ही रहेगी, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन किसी और ड्यूरेशन के लिए भी हो। जी। तो दिल्ली की जो ड्यूरेशन है दैट वो रहेगी जो दिल्ली में जो कानून कहता है और जो दिल्ली की सरकार के नोटिफिकेशन है। जी। धनंजय जी, वाहन की फिटनेस को स्क्रैप करने का मापदंड होना चाहिए या फिर वाहन की उम्र का? देखिए निशा जी, बड़ा ये एक आपका बड़ा अच्छा सवाल है, पर ये सीधा जो कोर्ट का ऑर्डर है और जो नोटिफिकेशंस अब आए हैं उसमें एक इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जी। उसमें एक बिल्कुल ब्लैंकेट ऑर्डर है कि 10 साल के जो पुराने वाहन 10 साल से पुराने डीजल वाहन हैं और जो पेट्रोल के 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप किया जाए, उनको इम्पाउंड किया जाए। जी, ये एक बहुत ही बड़ा कारक है प्रतिबंध के विरोध में जो कहा गया है कि हम इसे कैसे जज करेंगे अगर ऐसे कोई लोग हैं जो अपने वाहन को इतना इस्तेमाल में नहीं लाते हैं और कुछ हजार किलोमीटर ही उन्होंने गाड़ी को यूज किया है, पर एक 2 साल पुरानी गाड़ी है जो लाखों मील की दूरी तय कर चुकी है। तो ये इस चीज का हम कैसे इस चीज को जज करेंगे कि हमें ये वाहन को 10 साल में रद्द कर देना चाहिए? देखिए, इसमें ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर में कहीं इस तरह का कोई रूम नहीं है कि कोई स्कोप ऑफ एक्सेप्शन हो या फिर कुछ हो। पर जहाँ तक है कि ये एक आपकी जो बात है वो काफ़ी सही है। इसके बेसिस पे मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर कोई पॉलिसी बनती है जिसमें वो एक कहते हैं कि जी फिटनेस कि 10 साल के बाद के वाहनों के लिए भी कोई फिटनेस का एक टेस्ट हो जिसमें अगर दिखता है कि उनका पोल्यूशन एमिशन लेवल उतना नहीं है और उनको परमिशन मिल सके ऑन केस टू केस बेसिस। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 साल पुराना वाहन है वो बिल्कुल बेकार हो जाए है और जो 2 साल पुराना है वो बिल्कुल नहीं चला है। बिल्कुल नहीं चल सकता। पर उसमें फिर यही आएगा कि जैसे एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैं बिल्कुल उसको ये कहावत यहाँ अप्लाई नहीं होती जी। पर कुछ ना कुछ एक लेवल पे कोई वर्कआउट सरकारों को करना पड़ेगा जी। कोई प्लान इन प्लेस लेके आना पड़ेगा। ये जो सरकार की जो नीतियाँ जो आगे बनेंगी जी। उसमें ये देखा जाए कि किसी भी एक एंड यूज़र को कोई परेशानी ना हो, पर थोड़ा किसी भी एक सिचुएशन में जब आप होते हैं तो उसके कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं। ये शायद एक वो पहलू है जिसको कोर्ट ऑर्डर में अभी इसका कोई प्रोविजन नहीं है, पर सरकारें जब इसके आगे एक्शन लेंगी, कोई प्लान बनाएंगी, कोई रोड मैप तैयार करेंगी, तो मुझे उम्मीद है या फिर एक देखा जा सकता है कि कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा जाएगा। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि एक बेटर रोड मैप की अभी भी हमें अपेक्षा है। सिर्फ नियम बनाने से नहीं चलेगा, एक आम आदमी के लिए रोड मैप बनाना बहुत ही जरूरी है।
धनंजय जी, ये भारत सरकार की जो नीति आयोग ने ये सुझाव दिया था कि 2030 तक जितनी भी डीजल और पेट्रोल की वाहन हैं उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा उसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पर आज भी जो डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है वो 10 से 15 साल तक का हो रहा है और जो कोई भी व्यक्ति एक महंगी गाड़ी खरीदता है और वो ये सोच के खरीदता है कि उसे 10 से 15 साल तक की संभावना है उसे वो गाड़ी को बरकरार रखने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो रजिस्ट्रेशन 15 साल तक का हो रहा है ये एक विश्वास का उल्लंघन है उस व्यक्ति के साथ? क्योंकि इसमें अगर इसमें कुछ दिशा निर्देशों में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए कि 5 साल की आरसी कर देनी चाहिए 15 साल की करने की जगह, क्योंकि अगर डीजल के वाहनों में कुछ आगे भविष्य में चेंजेस आने की अगर कुछ संभावना है तो आपको लगता है कि ये आरसी के नियमों को भी बदलना चाहिए? देखिए निशा जी, जो जो आजकल जो हाल फिलहाल जो एक बात चल रही है वो ये है कि मैक्सिमम व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल इंजन पे चलें। जी सरकार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 2030 तक का एक टारगेट है कि आपको सारे व्हीकल्स जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस करना है, उसकी तैयारी आपको आज से करनी है। जी बिल्कुल। सरकारों को आज से वो एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा जिससे कि आज आप उन चीज़ों को आज ही कंट्रोल करें। आप उन चीज़ों को आज कंट्रोल करें। टेक्निक्स आने में, चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगता है, पर जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाना है, तब उसके लिए आपको डिसीजन ज़रूरी ये लेना है कि आपके जो नियम और कायदे हैं वो पहले बने और उसके बाद जो ट्रेड और उसकी जो चीज़ें आपने जो कमर्शियल चीज़ों को करना है वो उसके बाद आए। यहाँ यहाँ उल्टा हो रहा है कि कॉमर्स पहले आ जाता है और उसके नियम बाद में बन रहे हैं। नियम बाद में बन रहे हैं। तो ये नियम आप किसी को एक आदमी वाहन खरीदता है उसको आप 5 साल बाद शायद कहें कि आपका वाहन अब वैलिड नहीं है, तो उसके लिए एक शॉक का वो बन जाएगा, वो ही विल बी सरप्राइज्ड। वाहन के मालिक ने अपनी पूरी पूंजी वो वाहन खरीदने में लगा दी है, तो क्या ये विश्वास का उल्लंघन नहीं है जनता के साथ में? ये विश्वास का उल्लंघन नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से फिर से एक वैक्यूम ही है जिसकी तैयारी पहले सरकार को करनी चाहिए। पहले अपना रोड मैप बनाएं, पहले डिसीजन लें कि हमें आगे 10 और 20 साल, सरकारों को जब डिसीजन लेना होता है तो 10 और 20 साल कोई बड़े वक्त नहीं है। 10-20 साल आगे रखते हुए इसको डिसीजन लें। अगर 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को रिप्लेस करना है जो पेट्रोल और जो डीजल इंजन हैं उनसे, उसका डिसीजन और उसकी तैयारी आज से शुरू हो। जी, एक कठिनाई को दूर करते करते हम एक दूसरी कठिनाई को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये सवाल शायद दोबारा खड़ा हो जाए 10 साल बाद कि अब क्या, तो उस डिसीजन के लिए आज उस सवाल के लिए सरकारों को आज से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल। धनंजय जी, जैसे पेरिस, मैड्रिड, एथेंस जैसे शहर हैं जिन्होंने ये कहा है कि 2025 तक डीजल वाली गाड़ियों को वो बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर देंगे। नॉर्वे ने भी अपनी कन्वेंशनल कारों पर बैन लगाने के लिए 2025 तक कहा है। तो अगर डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां 24 गुना प्रदूषित करती हैं किसी शहर को, तो हम उन पर प्रतिबंध लगाने में इतनी देरी क्यों? आज ही से ही ये काम क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए निशा जी, इसका एक थोड़ा सा मैं आज की बात से इस पर थोड़ी सी सहमति नहीं रखता। एक टेक्नोलॉजी जो बनती है उसको टाइम लगता है। जी। आज दिल्ली शहर की पॉपुलेशन का जितना एक स्तर पहुंच चुका है, वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले नहीं थी। तो जो डीजल इंजन थे, जो डीजल व्हीकल्स थे, पेट्रोल व्हीकल्स थे, उनका कोई कुछ पोल्यूशन होता भी था तो वो इतना चुभता नहीं था या फिर उतना अलार्मिंग स्तर पे नहीं था कि जिसके लिए कोई एक बहुत नीजक कोई रिएक्शन लिया जाए। पर आज क्योंकि इतना कंसंट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है कि उसके चलते ये डिसीजन लेना अब ज़रूरी हो चुका है जो शायद 10-20 साल पहले नहीं था। तो इसलिए एकदम से बंद कर पाना तो शायद पॉसिबल ना हो, पर इसको धीरे धीरे एक फेज बैनर में इसको वीड आउट करने की तैयारी की जाए। फेज आउट करके, हाँ, इसको फेज आउट किया जाए एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिससे जो एंड यूज़र हो वो सरप्राइज ना हो, उसको एक ये एक अचंभा ना हो कि आज एक नई पॉलिसी आ गई। मैंने कोई डिसीजन लिया था आज 10 साल पहले एक नियम और एक कायदे के बेसिस पर, आज पर वो चेंज हो गया इसलिए मेरे को नुकसान है। तो वो चीज़ें ना हो, उससे एक ट्रस्ट फैक्टर कम होता है। जी, ट्रस्ट फैक्टर जो है जो आम जनता के साथ में वो कम होता है। अगर उन्हें ये पता ही नहीं है
अगर उनके दिमाग में ये उलझन रह जाती है कि हमारे वाहनों के साथ में आखिर होगा क्या हम दूसरा वाहन खरीद बिल्कुल। पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। धनंजय जी, आप इस विषय पर आज हमारे साथ यहाँ जुड़े, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट धनंजय जैन जी के साथ। एनसीआर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और ये समय की मांग है कि प्रदूषण जैसी समस्या से तत्कालीन निपटा जाए, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो एक बम की तरह है और जिसका भविष्य में विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सरकार प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठा रही है, पर क्या हमें कुछ मामलों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, जहां वाहनों के मालिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रतिबंध के कारण उनके वाहनों को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या सरकार को किसी तरह की सब्सिडी पर विचार करना चाहिए? आजीविका का अधिकार और संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार हैं। क्या इन अधिकारों पर उचित ध्यान देने की जरूरत है? ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।